नमस्कार साथियों, पुनः सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए मैं खबर ले आया हूं 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर ये गर्भगृह का रास्ता खुला है। तो क्या है ये पूरी न्यूज, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो आप देख रहे हो ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह क्या है? सूर्य मंदिर। तो ऐसी क्या चीज थी या ऐसा क्या हुआ कि इसको शायद 122 साल बाद इसमें इसका रास्ता खुल रहा, गर्भगृह रास्ता खुल रहा है। क्या आम जनता अभी तक इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी? तो जी हाँ, 122 साल बाद अब धीरे धीरे जो एएसआई है उसके द्वारा इस मंदिर का रास्ता बनाया जा रहा है मंदिर में गर्भगृह में जाने के लिए। तो क्या थी न्यूज? तो जो 1903 की बात करें, कब? तो 1903 में जो ब्रिटिश प्रशासन था उसके द्वारा क्या किया गया, इस मंदिर को रेत और पत्थरों से बंद कर दिया गया। अब रेत और पत्थरों से बंद क्यों कर दिया गया, एक बड़ा विषय है। तो इसके बारे में आपको पूरी विस्तृत चर्चा करूंगा इसके बारे में। लेकिन हाल ही में जो एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस मंदिर के गर्भगृह में जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। मंदिर में गर्भगृह में जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। तो 122 साल बाद इस मंदिर का जो गर्भगृह है उस पर काम शुरू हुआ है। तो आइए जानते हैं। जैसे मैंने बताया 1903 में, कब? तो 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने इसे रेत और पत्थरों से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। अब जो एएसआई है वह क्या कर रही है, ड्रिलिंग कर रही है। इनमें 17 इंच की कोर ड्रिलिंग की गई जांचने के लिए कि इसकी जो गर्भगृह की जो पुरानी जो कहने का मतलब इसकी मजबूती कितनी है। जो गर्भगृह है उसमें जाने के लिए 17 इंच तक कोर ड्रिलिंग की गई। इससे पता चले कि यह जो मंदिर है इसकी मजबूती अभी भी है या नहीं है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वह इस पर भी क्या कर रही है, धीरे धीरे इस पे काम शुरू कर रही है। ठीक है, तो ये थी न्यूज। और इसमें जो एएसआई अधीक्षक है कौन, डीबी गणनायक, और निदेशक जो है दिलीप खमारी, और 10 जो विशेषज्ञ की लोग हैं वो साथ में इस पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या कारण था कि इस मंदिर को रेत और चूने पत्थरों से बंद कर दिया गया था? तो मैं आपको बताता हूं इस बारे में। पहले तो जो आपको दिख रहा है, तो पहले तो ये जो आपको मंदिर को स्ट्रक्चर दिखता है, पहले बता देता हूं मैं आपको। ये जो आपको मंदिर का स्ट्रक्चर दिखता है यह क्या है, यह तो सिर्फ मंडप है। क्या है? मंडप है। नागर शैली की बात करें तो प्रवेश द्वार, मंडप, और बाद में उसमें शिखर होता है। ये आप जानते ही हैं सब। तो ये तो जो आपको दिखता है वह तो क्या है, एक मंडप है। और जो शिखर था, जो मंडप है, इसकी जो लंबाई थी वह ऊंचाई थी वह कितनी थी, यहां से 121 फीट थी। और इसके पीछे जो था वह था शिखर। इसके पीछे क्या था, शिखर। इस शिखर की जो हाइट थी वह थी 242 फीट। कितनी थी? 242 फीट। ठीक है। हुआ क्या कि जो मंदिर है प्राकृतिक आपदाओं और आक्रांताओं के कारण जो शिखर को तो क्या कर दिया, ढा दिया गया। यानी शिखर यहां से क्या हुआ, टूट गया। तो शिखर टूट गया तो हुआ क्या शिखर टूटने से? इस शिखर टूटने से यह हुआ कि जो सूर्य है, सूर्य से जो रोशनी आती थी या जो सूर्य की किरणें आती थी वह इस मंडप पे लगा हुआ था। एक चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था इस मंडप पे। तो सूर्य की जो किरणें हैं वह कहां प्रवेश करती थी, मंडप पे द्वारा मंडप में प्रवेश करती थी। और इस मंडप में प्रवेश करने के बाद जो एक स्टोन यहां पर लगा हुआ था, विशेष प्रकार का स्टोन था, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती, ऊर्जा उत्पन्न होती। उससे जो मूर्ति है वह क्या हो रही थी, हवा में तैरती थी। तो जो मूर्ति है वह हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी या वह हवा में तैरती थी। तो हुआ क्या, जब इस शिखर को ढा दिया गया आक्रांताओं के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब शिखर ढह गया तो हुआ क्या कि जो रोशनी आ रही थी, यहां से जो किरणें आ रही थी वह ऊर्जा तो उत्पन्न कर रही थी, लेकिन जो ऊर्जा वहां पे एकत्रित हो रही थी वो बाहर नहीं निकलती। होता क्या था, यहां से ऊर्जा आ रही है अंदर, यहाँ पे एकत्रित, यहां से आती
और स्टोन पे पड़ती, स्टोन से ही मूर्ति को ऊर्जा मिलती है और उससे क्या होती है, जो मूर्ति है वो हवा में तैरती। लेकिन हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे ढा दिया गया तो उसका जो एग्जिट पॉइंट है वो क्या है जी, बंद हो गई, जो ऊर्जा है वह बाहर निकलना बंद हो गई। और उसके कारण क्या हो रहा था कि जो ऊर्जा है वो अंदर अंदर क्या एकत्रित हो रही थी, ऊर्जा अंदर अंदर क्या हो रही थी, एकत्रित हो रही थी। और एकत्रित होने से क्या हो रहा था कि जो पत्थर है, इन पत्थरों को धीरे धीरे अंदर से वो क्या कर रही थी, ढा रही थी। कुछ समय बाद उनको ऐसा लगा कि इस समय बाद ये मंदिर रहेगा नहीं, तो उस कारण से उन्होंने क्या किया कि 1903 में इसको पत्थर और रेत से इसको क्या कर दिया, भर दिया गया और उस मंदिर को थोड़ा उन्होंने अभी बचा लिया। अब वर्तमान में क्या कर रही है सरकार, वर्तमान में कर रही है एसआई द्वारा, इसमें 4x4 के, जैसे मैंने बताए थे इस न्यूज में, 4x4 फुट की सुरंग बनाकर रेत हटाना का काम शुरू कर दिया है। ठीक है, ये तो उन्होंने काम शुरू कर दिया, ये थी न्यूज। अब इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं जिस मंदिर के बारे में हम जानेंगे और इस मंदिर को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का जो निर्माण करने वाले थे वो राजा नरसिंहदेव प्रथम थे, जो कि गंग वंश के शासन थे। इस मंदिर का निर्माण कब किया गया, तो इस मंदिर का निर्माण जैसे लगभग 1250 ईस्वी बताते हैं, बहुत सी जगह इसका मिलता है, जैसे 1238 से 1264 ईस्वी का समय भी मिलता है। 1238 से 1264 के बीच में इस मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। प्रमुख विशेषता की बात करें तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है और इसमें कितने 24 पहिए और 7 घोड़े इस रथ यानी इस मंदिर को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी रथ की आकृति में बना हुआ यह मंदिर है। दूसरी बात करें वास्तुकला की तो कलिंग शैली का उत्कृष्ट नमूना है और इसकी नक्काशी तो आप देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है मंदिर। और इसको विश्व धरोहर की सूची में भी 1984 में क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। तो 1984 में इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये कुछ इमेजेस है मंदिर की, मैं जैसे आपको बताऊंगा। जैसे आपने देख लिया मंदिर का तो मंडप था और ये क्या था, शिखर की लंबाई 242 फीट थी। यहाँ से सूरज का प्रकाश आता था, मैंने बता ही दिया, यहाँ से ऊर्जा ज्यादा एकत्रित हो रही थी और इस कारण से ये जो मंदिर मूर्ति थी भगवान सूर्य की, वो क्या करती थी, तैर रही थी, या हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थी, या वो हवा में तैरती थी। ठीक है, और इसमें जो बताया जैसे कि किसने 24 पहिए हैं, जैसे यहाँ पे गिन सकते हो, ये जो पहिए लगे हुए हैं, ये रथ की आकृति में बना हुआ है, इतने ही पहिए, ये जो भी पहिए दिख रहे हैं इतने पहिए, उस 12 इस तरफ है तो 12 उस तरफ है, 12 इस तरफ 12 उस तरफ, 7 घोड़े इस मंदिर को क्या कर रहे हैं, खींच रहे, ऐसा रथ की आकृति में मंदिर बना हुआ है। और आगे मैं इमेजेस बताऊंगा। जैसे ये प्रवेश द्वार है, ये सबसे पहले इस मंदिर का क्या है, प्रवेश द्वार है। यहां से क्या है, ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के बाद क्या है, मंडप, और मंडप के बाद क्या है, शिखर है। ये प्रवेश द्वार आप पास से भी देख सकते हैं इसको। और ये जो सूर्य मंदिर में लगी हुई जो उसके पहिए हैं, इसका इमेज है, और इसको कहते हैं सूर्य घड़ी कहते हैं एक्चुअल में। तो ये क्या है, सूर्य की जो सटीक गणना है, जो घड़ी सटीक गणना है, वह क्या समय की सटीक गणना यह बताती है अपने को। ठीक है, अब इमेजेस को यहां पूरा इमेज देख सकते हो। सबसे पहले देख सकते हो यहां पे क्या है, ये प्रवेश द्वार है। ये क्या बना हुआ है यहां पे, ये बना हुआ प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के पीछे क्या है, ये क्या है, मंडप है। यहां से प्रवेश द्वार है, उसके बाद मंडप में प्रवेश होता है, और अभी इसी जगह पे क्या करे, इसको चूने और पत्थर और रेत से इसको बंद कर दिया गया है। और यहां से आप देख सकते हो ये मंदिर का जो रथ है और इसके प्रवेश द्वार है, घोड़े इसको खींच रहे हैं। यहाँ पे जैसा घोड़े देख सकते हो इनको। एक और इमेज है, हाँ, अब हम बात करेंगे मंदिर के मूल स्वरूप की। जो मंदिर है, हिंदू मंदिर के मूल रूप में निम्नलिखित अवयव सम्मिलित हैं। ये जो मंदिर है उसकी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली विशेषता की बात करें तो गर्भगृह, मंदिर में गर्भगृह की बात करें, इसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता है। सब जो सामान्य रूप से एक कक्षी का अर्थात छोटा कक्ष होता है जिसमें प्रमुख देवता स्थापित होते हैं। गर्भगृह के बारे में क्या होता है, गर्भ आप सब जाते हो, भगवान के जो दर्शन करते हैं, जहां भगवान विराजमान होते हैं, वह क्या होता है, गर्भगृह होता है। देन है मंडप, मंडप के बारे में मैंने बता ही दिया। गर्भगृह, शिखर के अंदर गर्भगृह, और मंडप के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको। शिखर भी मैंने बता ही दिया है कि शिखर क्या है। और वाहन का मतलब प्रमुख देवता का आसन या वाहन होता है, जिसे पवित्रतम स्थान के ठीक सामने
स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं, हाँ ये जैसे ये तो क्या हो गया, शिखर हो गया। ये क्या है, शिखर, ये शिखर है और ये मंडप है, शिखर है और ये मंडप है। यहां पे यह है कलश, इसको क्या कहते हैं, इसको कलश कहते हैं। ठीक है, और वाहन, इसकी जस्ट मंदिर के जो सामने उनके जो वाहन की प्रतिमा होती है। तो ये होगी विशेषता कुछ। अब जो ये मंदिर बना हुआ है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में, तो ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। तो नागर शैली का उद्भव कब हुआ, तो ये हुआ 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ, उद्भव हुआ, और लगभग पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में विभिन्न शैलियों में इसका उद्भव हुआ। नागर शैली कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बात करें तो ये मंदिर कैसे बनते हैं, पंचायतन शैली में बनते हैं। पंचायतन शैली में बनते हैं, जैसे मैं आपको बताया था, पंचायतन शैली में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह भी पंचायतन शैली में ही बना हुआ है। जैसे आप बात करोगे तो ये जो मेन मंदिर है यहां पर, ठीक है, इसके चारों दिशाओं में यानी 4 कोनों में अलग अलग मंदिर बने होते हैं। इमेज यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे इमेज अभी है नहीं इसमें, जो मंदिर में आपको बता देता, ये मुख्य मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर के 4 कोनों में अलग अलग मंदिर, इसके पीछे भी मंदिर बने हुए, इसके साइड में भी मंदिर बने हुए, जिसकी इमेज अभी मैं आपको आगे आएगी तो दिखा दूंगा इसके बारे में। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या होती है, पंचायत शैली में बने होते हैं, और इसके अंतर्गत मुख्य मंदिर के सापेक्ष क्रूश आकार के भूविन्यास गौण देवता मंदिरों की स्थापित, यानी अन्य देवताओं के अन्य देवताओं की मंदिर, ये मंदिर अन्य देवता के मंदिर भी स्थापित किए जाते हैं। मुख्य मंदिर और 4 अन्य मंदिर भी स्थापित किए जाते हैं। मुख्य देवता के सामने सभा कक्षा मंडप स्थित होता है। आप जानते ही हो, मुख्य देवता उसके सामने पहले, सबसे पहले क्या, मंडप ही आएगा। दूसरी बात करें, गर्भगृह के बाहर देव, आप मंदिर में जाते हो तो देखते ही हो देवी गंगा और यमुना की प्रतिमा वहां मिलती ही है, और भूमि के ऊंचे उठे हुए मंच वेदी कहते हैं। अब यह बता देता हूं वेदी किसे कहते हैं। जैसे मंदिर की बात करें तो ये जो मंदिर है, यहां से आपकी हाइट आप देख सकते हो, यहां पे घूम सकते हो, ये वेदी है। मैं आपको, हाँ ठीक, जैसे यहां पे ये समतल है, समतल जगह है, यहां से ऊपर उठा हुआ भाग, मेन मंदिर की बात करें, यहां से यहां देख सकते हो आप, ये जो दिख रहे हैं ये प्रदक्षिणा पथ होता है। यहां से अपन क्या, मंदिर के चारों तरफ यहां से अपन घूम सकते हैं, मंदिर की परिक्रमा पर लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये वेदी है, इसको क्या कहते हैं, वेदी। ठीक है, आगे इतना समझ में आपको। अब जो शिखर होता है उसके भी कुछ 3 प्रकार के शिखर होते हैं, लेकिनाय, रेखा प्रसाद, कंसाना और वल्लभी, 3 प्रकार के शिखर होते हैं। हाँ, जैसे सबसे ऊपर एक तो कलश होता है और दूसरा क्या होता है, अमलक। ये जो शिखर होता है, शिखर में जो ये तो होता है कलश, ये क्या होता है, कलश, और यह होता है इतना भाग, ये आप यहां से देख सकते हो। ये क्या है, ये अमलक है, और ये क्या है यहां पे, सॉरी, ये कलश। और अगर इसको तो मंडप कहते ही हैं इस जगह को, अगर जो उड़ीसा शैली है उसकी बात करें तो इस मंडप को क्या कहते हैं, उड़ीसा शैली में बात करें तो मंडप को क्या कहते हैं और शिखर को क्या कहते हैं। तो मंडप को तो कहते हैं जगमोहन, मंडप को कहते हैं क्या, जगमोहन, और शिखर को कहते हैं रेखा देउल। शिखर को क्या बोलते हैं, ये शिखर को रेखा देउल कहते हैं। ठीक है, ये अन्य जानकारी थोड़ी मैंने आपको दे दी। कहां थे तो अपन, हाँ ठीक है, ये कलश के बारे में मैंने बताई दी आपको। और जैसे कि जो कोणार्क का सूर्य और
मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है जो ढका हुआ होता है। ठीक है, ये जो कुछ मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ ढका होता है, कुछ जगह कुछ मंदिरों में खुला हुआ भी होता है। और ये लोग उदाहरण है जो नागर शैली के कुछ उदाहरण है, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर बना, भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर बना हुआ है। यह क्या है, कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो नागर शैली के बने हुए, नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, तो कैसी रही ये जानकारी मेरी, अच्छी लगी आपको? तो पुनः इस वीडियो में दूसरे जो मंदिर है इसके बारे में बनाऊंगा। सो धन्यवाद, जय हिंद।